25 जून 1975 इतिहास के पन्नों में दर्ज ये महज तारीख नहीं है, बल्कि एक ऐसा काला अध्याय है जिसे हिंदुस्तान में फिर से दोहराते कोई नहीं देखना चाहता। ये जो काला धब्बा लगा है, इस पाप को करने वाली कांग्रेस पार्टी और उस समय की सरकार उनकी आलोचना करने के मात्र के लिए हम काला दिन नहीं मनाते। हम देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को जागरूक करना चाहते हैं। लोकतंत्र की ये वो सियाहरात है जिसे याद कर आज भी सिहर उठते हैं लोग। तमाम तरह की यातनाएं दी गई, हमारे बहुत सारे साथी जेल में मरे भी। कर जैसा माहौल होता है, जेलों में भी ऐसा माहौल था, बाहर भी ऐसा माहौल था। 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। अगली सुबह यानी 26 जून को समूचे देश ने रेडियो पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आवाज में आपातकाल की घोषणा के बारे में सुना। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। This is nothing to panic about. इमरजेंसी ने अवाम के लोकतांत्रिक अधिकारों पर पहरा लगा दिया। मीडिया और अखबार आजाद नहीं रहे। सेंसरशिप का चाबुक चलने लगा। रात को इमरजेंसी लगा दी गई। सुबह फोन आए कि अपोजिशन के लीडर्स अरेस्ट कर लिए गए हैं अक्रॉस द कंट्री। अखबार छपना नहीं दिया। रात को बिजली स्विच ऑफ कर दी गई अखबारों की। बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। आम जनता की आवाज को कुचलने की पूरी कोशिश हुई। सरकार का विरोध करने वालों के उत्पीड़न का ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों की याद ताजा कर दी। आपातकाल हटा और चुनाव हुए तो जनता ने हिसाब बराबर कर दिया। इंदिरा गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। खुद इंदिरा भी चुनाव हार गई। तब से अब तक गंगा में बहुत सा पानी बह चुका है। 44 साल गुजर चुके हैं। कहा जाता है कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन आपातकाल के दौरान जो नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, जिन्हें जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया, जिन्होंने तत्कालीन सरकार के तानाशाही रवैये को झेला और जुल्म सहे, या जिनके अपने इमरजेंसी के दौरान उत्पीड़न के शिकार हुए, उनके दिलों में आज भी आपातकाल की टीस बाकी है। आज उन्हीं की जुबानी सुनेंगे इमरजेंसी की असली कहानी। तो आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ और देखते रहिए याद आई इमरजेंसी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। की रिपोर्ट आपने देखी। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया, जो देश के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। बुजुर्ग हो चुकी एक पूरी पीढ़ी ऐसी है जिसने तत्कालीन निरंकुश सत्ता का डटकर मुकाबला भी किया। आपातकाल की ज्यादतियों से लोहा लेने वाले समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी से ही जानते हैं इमरजेंसी की उस काली रात की कहानी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। The President has proclaimed emergency. भयावह स्थिति थी पूरे देश में। लोग डरे और सहमे थे। हम जब जेल जा रहे थे तो ये भी मान लिया गया था कि अब हो सकता ना छूट पाएं। कब छूट पाएं कोई अंदाजा नहीं कहा जा सकता। तमाम तरह की यातनाएं दी गई। हमारे बहुत सारे साथी जेल में मरे भी। न अपील, न वकील और न ही कोई दलील। चारों ओर दहशत और आतंक का माहौल। गिरफ्तारी के बाद जेल में यातनाओं का दौर। ये तस्वीर देश में 25-26 जून की दरमियानी रात से लगे आपातकाल के बाद की है। आपातकाल के खिलाफ लड़ने वाले समाजवादियों में तब मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी भी जेल में रहे। राजेंद्र चौधरी के मुताबिक इमरजेंसी के उस वक्त को याद कर उनके मन में सिहरन पैदा हो जाती है। जब गिरफ्तारी हुई और जेल ले जाया गया तो मुझे हथकड़ी लगी हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कानून का कोई मतलब नहीं था, संविधान स्थगित था और तमाम तरह की यातनाएं दी गई। हमारे बहुत सारे साथी
जेल में मरे भी, उनका उत्पीड़न भी किया गया। जेल में भी एक भयावह स्थिति थी रहने की, खाने की। जब आपातकाल लगा तब राजन चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के युवा संगठन में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी ने आखिरी सभा की थी, जिसमें राजन चौधरी भी शामिल रहे। जेपी की इसी सभा के बाद 25-26 जून की दरमियानी रात आपातकाल लागू हो गया। जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में अंतिम सभा की थी और मैं भी उस सभा में था। उसके बाद 25-26 जून की रात आपातकाल की घोषणा हो गई और देश के बड़े नेता भी पकड़े गए। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई और लगभग 1 लाख विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए और जेलों में रहे। मैं तो मेरठ जेल में था, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद थे। तब राजन चौधरी कैसी त्यागी के साथ मिलकर दिल्ली में प्रतिरोध नाम का अखबार निकालते थे। बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान राजन चौधरी तो बच गए, लेकिन 23 दिसंबर 1975 को सत्याग्रह करने के कारण इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आपातकाल में नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ। आपातकाल लगते ही विपक्ष के नेताओं को कैद कर लिया गया था। अखबारों पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। राजेंद्र चौधरी के मुताबिक हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ी गई दूसरी लड़ाई थी। भयावह स्थिति थी पूरे देश में। लोग डरे और सहमे थे। लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार नहीं थे। आज़ादी के साथ लिख नहीं सकते थे। सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं लिख सकते थे। ये हालात थे और संविधान को ताक पर रख करके सत्ताधारी दल उसमें अपनी मनमानी पर उतारू था और जनता के साथ तमाम तरह की ज़्यादती हो रही थी। ये एक तरह से भारत की आज़ादी की दूसरी लड़ाई थी। राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि आपातकाल के वो लम्हे नहीं भूले जा सकने वाले कड़वे अनुभव थे। उन काले दिनों को याद करके लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने का सबक याद रखना चाहिए। लखनऊ से अनिल यादव के साथ न्यूज़ नेशन। इमरजेंसी में राजनीतिक विरोधियों से लेकर जनता पर जुल्म की अनगिनत कहानियां हैं। ऐसी ही कहानी है शिरोमणि अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा की, जिन्होंने दमनकारी मीसा एक्ट के तहत बंदी तक बनाया गया था। तानाशाही ऐसा माहौल देश में चल रहा था। इमरजेंसी के दौरान की ये डरावनी यादें हैं जो हिंदुस्तान के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम के नेताओं के जहन में आज भी टीसती है। देश पर थोपी गई इमरजेंसी का जुल्म सहने वाले नेताओं में पंजाब के अकाली दल के नेता और पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा का नाम भी शामिल है। प्रेम सिंह चंदूमाजरा वो शख्स थे जिन पर आपातकाल के दौरान पंजाब में सबसे पहले दमनकारी मीसा एक्ट लगाया गया था। प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने छात्र जीवन में ही इमरजेंसी में सरकार के दमनकारी नीतियों से लोहा लिया। देखिए, सबसे पहले तो मेरे पे लगा मीसा, जो जिसको मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जाता था। उसके बाद हमारे बहुत सारे स्टूडेंट लीडर, कम से कम 1 दर्जन तो ऐसे नेता थे स्टूडेंट फील्ड में जिन पे मीसा लगा और दूसरे एक्ट थे जो DRI वगैरह वो भी लगे। मेरा ख्याल स्टूडेंट लाइफ और यूथ में से भी सैकड़ों में लोग थे। इमरजेंसी के खिलाफ चंदूमाजरा और उनके साथी कॉलेज से लेकर सार्वजनिक जगहों पर रात में पोस्टर चिपकाया करते थे। पटियाला, राजपुरा और समाना में ये लोग पोस्टर के जरिए विरोध करते थे। चंदूमाजरा अब पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बन चुके थे। उन्हें पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी चलती रही, पर वो पुलिस को चकमा देते रहे। लेकिन एक दिन बाइक पर जाते वक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद चंदूमाजरा को पटियाला जेल भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब चंदूमाजरा के समर्थन में लोग
ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर ज्ञानी जैल सिंह के पास पहुंच गए। जैल सिंह भी मजे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने कहा कि चंदू माजरा को तो गोली मारने के आदेश थे, वो गोली रुकवा सकते हैं पर गिरफ्तारी नहीं। इसके बाद चंदू माजरा करीब 21 महीने तक जेल में रहे। उस दौर में देश के विकट हालात को देखकर चंदू माजरा तो जेल से रिहा होने की उम्मीद तक छोड़ चुके थे। मैं तो उस समय विद्यार्थी जीवन से निकला ही था और उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि सबसे पहले इनको पकड़ो। और देश का सबसे सख्त कानून और सबसे छोटी उम्र में किसी से लाया गया तो मेरे पे लगा और 21 महीने जेल में मैं रहा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि अब जेल से बाहर नहीं आएंगे हम, सारी ज़िंदगी शायद जेल में ही रहेगी। हमारे दोस्त मित्र रिश्तेदार भी ये कहने लगे थे भी अब जेल से बाहर नहीं आएगा। तब प्रेम सिंह चंदू माजरा पंजाब स्टूडेंट यूनियन के पटियाला संगरूर जोन के नेता थे, बल्कि इनके 1 दर्जन से भी ज्यादा छात्र नेता साथियों को मीसा कानून के तहत बंदी बना लिया गया। पंजाब में इन गिरफ्तारियों से सरकार विरोधियों के मनोबल गिरे नहीं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया था और इसमें शिरोमणि अकाली दल आगे बढ़कर लगातार मोर्चा निकाल रहा था। ऐसा लग रहा था अभी इस देश में अब और कोई पार्टी और कोई नेता नहीं होगा, केवल श्रीमती इंदिरा गांधी ही होगी, ऐसा माहौल बनाया जा रहा था। मगर जब समय बीतता गया तो जो पॉलिटिकल लोग थे वो और गिनती बढ़ती गई। अकाली दल की ओर से मोर्चा लगाया गया था, अकाली दल की ओर से एजिटेशन में लोग जैसे आते थे तो उससे थोड़ा सा हौसला बढ़ने लगा और बाहर भी रिलैक्सेशन होने लगी माहौल में। 21 मार्च 1976 को आखिरकार देश आपातकाल के दंश से आजाद हुआ, लेकिन चंदू माजरा मानते हैं कि देश के इतिहास का ये काला अध्याय लोकतंत्र के लिए बड़ा सबक दे गया। चंडीगढ़ से विशाल ठाकुर के साथ टीम न्यूज नेशन। और इमरजेंसी के दौरान राजस्थान में भी कई लोग मीसा और डिफेंस रूल ऑफ इंडिया के तहत कालकोठरी में कैद कर दिए गए थे, जहां इन पर बेइंतहा जुल्म किस तरह से ढाए गए वो कहानी भी आप यहां पर देखिए। हमारे साथी को चारपाई से बांधकर पिटाई बनाई। जुल्म सितम की ये वो दास्तान है जिसकी कसक 44 साल बाद भी कायम है। जब देश पर आपातकाल थोपा गया तब जुल्म, दहशत और आतंक का ऐसा ही दौर चला था। उस काले दौर में गिरफ्तारी और जेल जाने से लेकर टॉर्चर तक की दहला देने वाली कहानियां भरी पड़ी हैं। वैसी ही एक कहानी के एक किरदार हैं बाल गोपाल गुप्ता। बाल गोपाल गुप्ता 4.5 महीने जेल में रहे। जनवरी 1976 में बाल गोपाल गुप्ता को कॉलेज में नारेबाजी करने और इंदिरा गांधी का पुतला जलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनके 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जेल भेजे जाने से पहले पुलिस थाने में इन लोगों के साथ बड़ी बेरहमी हुई। वहीं परिवार पर भी आफत का पहाड़ टूट पड़ा। वहाँ जेल ले जाकर के एसपी ने हम लोगों से काफ़ी व्यवहार खराब किया एवं गालियाँ बकी एवं पिटाई बनाई। महेश अरोड़ा को, हमारे साथी को चारपाई से बांधकर पिटाई बनाई। जयपुर के महाराजा कॉलेज में बाल गोपाल गुप्ता के साथ पढ़ने वाले सत्यनारायण गुप्ता की भी आप बीती कुछ ऐसी ही है। कॉलेज में भारत माता का जयकारा लगाने पर उन्हें डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फटाके हमने छोड़े, बाथरूम के अंदर बम छोड़े और फिर भारत माता की जय, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हो, इमरजेंसी बंद खत्म हो, ऐसे नारे लगाते हुए हम पोर्च में आ गए थे। थोड़ी देर में पुलिस आकर के हम लोगों को गिरफ्तार करके ले गई थी और थाने में ले जाकर हम लोगों की पिटाई वगैरह करी। ले गए हमारे को थाने के अंदर, आदर्श नगर थाने में, वहाँ हमारी पहले जम के पिटाई करी। इंदिरा सरकार शॉक ट्रीटमेंट से विरोध को शांत करना चाहती थी। जनता की परेशानियों को सुनने और उन्हें दूर करने वाला कोई नहीं था। तानाशाही चरम पर थी। 1 और 2 अक्टूबर 1975 के दरमियानी रात को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पोस्टर लगाने पर जोधपुर में श्याम आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया और मीसा कानून के तहत उन्हें जेल भेज दिया गया। हमको 2 अक्टूबर 75 को एक पोस्टर लगाना था, रात को 1 अक्टूबर को। हाँ, वो महात्मा गांधी का पोस्टर था
उसमें लिखा हुआ था अन्याय, अनिति और अत्याचार को सहन करना पाप है। वो पोस्टर मैं और मेरे एक साथी स्वर्गीय ओम प्रकाश जी शर्मा अहमदाबाद से लेके आए थे, एक बिस्तर बंद में डाल के। तो हमने दोनों पोस्टर पर लेही लगा के जो चिपकाने लगे, पुलिस की गाड़ी आ गई। वो तो निकल गए और हमको अरेस्ट कर लिया। तो 1 अक्टूबर की रात को 2 अक्टूबर की सुबह 1 बजे हमको अरेस्ट करके उदय मंदिर थाना पुलिस स्टेशन जोधपुर में ले गए। श्याम आर्य करीब 17 महीने तक जेल में रहे। हालांकि वो वक्त भी आया जब लोकतंत्र का ये बदनुमा दाग हटा और जनता की आवाज दबाने वालों को बड़ा सबक भी मिला। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इमरजेंसी के जख्म आपके सामने रख रहे हैं और इसी फहरिस्त में अब आपको कर्नाटक बीजेपी के सीनियर नेता का भी अनुभव बताते हैं, कैसे इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी के दौरान थर्ड टॉर्चर के जरिए विरोधियों को शॉक ट्रीटमेंट दिया था। हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे। उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा और वहां चाहे मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो, अब न्याय होगा। जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष चलेगा। 25 जून 1975 की दोपहर को दिल्ली के रामलीला मैदान से भरी गई लोक नायक जयप्रकाश के इस हुंकार ने देश की तत्कालीन सरकार को इस कदर बेचैन कर दिया कि रात होते होते हिंदुस्तान के लोकतंत्र का काला अध्याय शुरू हो गया। राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया जाने लगा, जुलूस प्रदर्शन बंद हो गए। जनता की आवाज दबाने के लिए पुलिस बर्बरता पर उतर आई। देश में ऐसी हजारों कहानियां हैं। मानव अधिकारों के दमन के इस दौर के गवाह कर्नाटक बीजेपी के सीनियर नेता एस सुरेश कुमार भी हैं, जिन्हें एंटी इमरजेंसी प्रदर्शन के लिए बेंगलुरु सेंट्रल जेल में कैद किया गया था। उस समय इमरजेंसी में नवंबर महीने में एक कॉमनवेल्थ डेलीगेशन बेंगलुरु में आया था। वो कॉमनवेल्थ डेलीगेशन को श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसा पिक्चर दिया था, इमरजेंसी को सब स्वागत कर रहे हैं, इमरजेंसी से डिसिप्लिन है। हमको दैट असाइनमेंट घुसकर अशोका होटल जाना, सबको लिटरेचर देना, सबको एक्सप्लेन करना इमरजेंसी में क्या हो रहा है, कितना हिंसा हो रहा है। उसमें हम कामयाब हुआ। इमरजेंसी के दौरान बेंगलुरु जेल में बंदियों को दी गई यातना के उन पलों को याद कर सुरेश कुमार सिहर उठते हैं। एक आदमी पुलिस पनिशमेंट को सहन ना सके और वो भागा, वो कुएं में वो डूब गया था। सुरेश कुमार का दावा है कि जॉर्ज फर्नांडिस के भाई लॉरेंस फर्नांडिस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लॉरेंस फर्नांडिस को इतना मारा था, पुलिस लोग उसको वो मर गया समझकर उसको लेकर ट्रेन का वो ट्रैक में, रेल का ट्रैक में वो डाला था। किसी ने वो बोला नहीं उसका पास अभी वो जिंदा है, बाद में वो उसको लेकर उधर आया। तानाशाही के इस दौर को याद करते हुए एस सुरेश कुमार बार बार यही कहते हैं कि देश में अब कभी भी इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए। एक कॉन्फिडेंस है, इस देश में और एक इमरजेंसी नहीं आता। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। तो इमरजेंसी के दौरान सरकार ने जीवन के हर क्षेत्र में आतंक का माहौल पैदा कर दिया था, तो वहीं उम्र का लिहाज किए बगैर नौजवान बुजुर्ग तक की जबरन नसबंदी कर दी गई थी। इस हकीकत को भी आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। देश पर आपातकाल थोपे जाने के बाद जनता के अधिकार पहले ही छीने जा चुके थे। फिर जबरन नसबंदी ने घर घर में दहशत फैलाने का काम किया। उस दौरान गली मोहल्लों में इसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी। इसे आपातकाल का सबसे विवादित फैसला माना जाता है। जबरदस्ती लोगों को घर से खींच कर ले जा रहे हैं, जबरदस्ती उनकी नसबंदी कर दी जा रही है।
नोएडा में रहने वाले एनपी सिंह इमरजेंसी के दौरान मुरादाबाद में रहा करते थे। वो कहते हैं कि ये फैसला आपातकाल का सबसे दमनकारी अभियान था। समय की बात कर रहा हूँ तो हमारे यहाँ कोई तहसीलदार या पटवारी 2-3-4 पुलिस वालों को लेके आ जाते थे और वो ले जाकर लोगों को पकड़ के और उनकी नसबंदी किया करते थे। तो लेकिन उसका दुरुपयोग किया गया उस वक्त ये होता था, जिन लोगों की नसबंदी की जानी चाहिए उनकी नहीं की जाती थी। उनको तो मिलते थे या नहीं मिलते थे, लेकिन कई 18-19 साल के बच्चों को पकड़ के कर दी जाती थी, कई 70 साल के 60 साल के लोगों को पकड़ कर दी जाती थी। मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावों के मुताबिक महज 1 साल के भीतर ही करीब 62 लाख लोगों की नसबंदी की गई। दावा किया जाता है कि इस दौरान गलत ऑपरेशन से करीब 2000 लोगों की मौत हो गई थी। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज नेशन। दरअसल आज इमरजेंसी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपातकाल के आज 44 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही के दिन इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र का गला घोंटते हुए इमरजेंसी लगाई थी। इस दौरान लाखों लोगों को बिना किसी अपराध के कई साल तक अपनी जिंदगी के कीमती पलों को जेल में ही गुजारना पड़ा था। आपातकाल के 44 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के कई और दिग्गज नेताओं ने ट्वीट कर आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले नायकों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले बहादुरों को देश सलाम करता है। बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वालों को याद किया। तो पीएम मोदी, गृह मंत्री ने ट्वीट यहां पर किया है। दरअसल आज इमरजेंसी के 44 साल पूरे हो चुके हैं। आपातकाल का वो दौर कितना खौफनाक रहा, कितने जख्म इस दौरान मिले, वो अब तक जहन में जिंदा हैं।